नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अब सुशासन की नई इबारत लिखने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और तत्परता का सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या यह सपना हकीकत बनेगा? विपक्ष ने इस कदम पर सवाल खड़े किए हैं। तो आइए चर्चा करेंगे कि क्या ई ऑफिस सिस्टम से मध्य प्रदेश सुशासन की दिशा में आगे बढ़ेगा या यह भी सिर्फ एक और दिखावा साबित होगा, जैसे कि विपक्ष का आरोप है। देखिए इस रिपोर्ट में। ई ऑफिस सिस्टम का उद्देश्य है सरकारी कामकाज को डिजिटल माध्यम से सरल और पारदर्शी बनाना। नस्तियों की फाइलें अब ऑनलाइन संचालित होंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से शुरू हुए इस सिस्टम का लक्ष्य सभी विभागों तक इसे लागू करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ई ऑफिस सिस्टम को सुशासन का एक ठोस कदम बताया है। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन से विभागों में समन्वय बढ़ेगा और जन कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होगा। साथ ही मुख्य सचिव स्तर पर इसकी साप्ताहिक समीक्षा भी होगी। मध्य प्रदेश सरकार लगातार अपनी सारी व्यवस्था को ऑनलाइन करना चाहती है, डिजिटली करना चाहती है। उस नाते से हमने अपनी पूरी सरकार की सारी कामों की योजनाओं को लेकर सभी विभागों का तालमेल कराने को लेकर के डिजिटलाइजेशन का अभियान चलाया हुआ है। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भी इच्छा है। और आज के युग में हम जितना अपने सारे पेपर्स को ऑनलाइन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें पारदर्शिता भी रहती है और त्वरित गति से सब चीज़ों में काम की पोजीशन भी दिखाई देती है। मैं मान के चलता हूँ कि ये सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटलाइजेशन और ई गवर्नेंस के तहत कई सेवाएं प्रदान की हैं, जैसे एमपी ऑनलाइन पोर्टल आदि। लेकिन विपक्ष ने इस पहल पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि ई टेंडर और अन्य डिजिटाइजेशन प्रकल्प भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सके। क्या ई ऑफिस सिस्टम भी केवल कागजी घोषणा बनकर रह जाएगा? पटवारियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर ये कितना असर डालेगा? डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन सेवाओं के बावजूद कई समस्याएं बनी हुई है, जिनसे लोग असंतुष्ट है। हम कितने वर्षों से सुन रहे हैं कि पूरा वल्लभ भवन पेपर फ्री हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जितने भूमि के रिकॉर्ड हैं वो डिजिटल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जितने कोऑपरेटिव बैंक और भूमि विकास बैंक के रिकॉर्ड हैं वो डिजिटल हो जाएंगे। लैंड रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएंगे। आज तक तो नहीं हो पाया। हल्ला मचता है, लोग दौड़ धूप करते हैं, कोई परिणाम नहीं निकलता। डिजिटलाइजेशन को सफल बनाने के लिए तकनीकी सुधार, भ्रष्टाचार पर सख्ती और जनता में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। 1 जनवरी 2025 से सभी विभागों में ई ऑफिस लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस प्रणाली को जनता की समस्याओं को कम करने वाला बताया है। लेकिन क्या जनता को वाकई इस डिजिटल पहल का लाभ मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सुशासन के लिए डिजिटलाइजेशन, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। शहरयार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, 1 जनवरी से नई शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। अब कागजों में फाइलें नहीं रहेंगी, बल्कि ऑनलाइन रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। सुनने में यह पहल काफी अच्छी लग रही है, काफी सारगर्भित भी लग रही है, लेकिन चिंताएं अपनी जगह है। क्योंकि विपक्ष जिस तरह से कह रहा है, आपने भी सुना है ऑन वर्जन, कि जब पहले से ही ये प्रक्रियाएं चलती हैं, दावे किए जाते हैं, तो अब तक नहीं हुआ, तो अब ऐसा क्या है कि ये हो जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार जनता के बीच में अपनी इस तरह से नीति पहुंचा रही है ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले। ये डॉक्टर मोहन यादव जी का दृढ़ संकल्प है कि किसी भी तरह से सरकार की नीति और योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए। जिस तरह से हमारी सरकार द्वारा डायरेक्ट
अनलिमिटेड नामांतरण प्रारंभ किए गए, जिससे कि जो लंबे समय से रजिस्ट्रियों के बाद नामांतरण और नामांतरण के नाम पर जो भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, उसको बंद करने का सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। उसी तरह से लोक सेवा गारंटी योजना लाई गई, सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई, और अब जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसके माध्यम से जनता को दस्तावेजों के लिए कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा, और ये पूरी तरह जनहित में लिया गया निर्णय है। अब कांग्रेस पार्टी तो एक नखारा और निकम्मा विपक्ष है, इनका जनता से कोई लेना देना तो है नहीं, और जनता के बीच में ना कांग्रेस के नेता कहीं जाते हैं, तो इन्हें जमीनी सच्चाइयों का कोई अता पता नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा जो नीति बनाई गई है, उसका सभी को स्वागत करना चाहिए, और अगर इसमें कहीं कोई लूप होल हो तो आप सुझाव दें, हम आपके सुझावों का भी स्वागत करेंगे, और आपके सुझावों के आधार पर अगर कोई कमी दोष होगा तो उन्हें भी दूर करेंगे। लेकिन केवल और केवल विरोध करना, केवल और केवल विपक्ष के नाते केवल और केवल नकारापन करना, ये कांग्रेस की आदत बन गई। इसीलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। चलिए, सुझाव तो तब आएंगे जब ये पहल आगे अग्रसर होगी और इसके बाद पता चलेगा कि कहां कहां पर परेशानी आ रही है। लेकिन शहरयार जी, कहा यह जा रहा है कि अगर आग भी लग जाए तो डेटा सुरक्षित रहेगा और फाइलों का जो आदान प्रदान है वो काफी आसानी से होगा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि पहल जितनी आसान कही जा रही है उतनी आसान ये पहल है और सरकार ने अच्छा प्रयास किया इस दिशा में? देखिए अमित जी, ये ढाक के 3 बात हैं। जिस बात की बात कर रहे हैं वही है कि पुरानी चीजों को नए तरीके से पेश करना। हम मंत्रालय की बात कर ले, अभी साल की बात उत्तर प्रदेश में देखा 2 दिन तक मंत्रालय आज जबती रही, सारे फाइलें सब धसकर रखे गए और रिकॉर्ड की सरकार जब जो चाहती है वो सरकार ये नए साल में पूरा करने का एक नया इवेंट इनको पूछे कि सीएम हेल्पलाइन कर रहे हुए आज तक ये सीएम हेल्पलाइन है, अगर आप ये बोलते तो न्याय मिल जाए दिया मैं आपको सलाम करूंगा, तो रह गया कई ऐसे महीनों बाद भी उस निराकरण, और ये सिर्फ होती घोषणाओं का एक और ऐड कर लीजिए कि ये मध्य प्रदेश की गाड़ी को इस तरीके से कमाई को लगे। इनका एक ही एजेंडा चल रहा है, एक सिपाही करोड़ों के पास से निकल रहा है, दुबई में बिलर मिल रहे हैं, तो ये भाजपा के नेताओं का है जिसकी मध्य प्रदेश की जनता पे व्यक्ति 4 लाख के कर्ज में ये बात कर रहा है डिजिटल मध्य प्रदेश की जनता को अब तक कई ड्राइव चलाई इन्होंने, कुछ फायदा नहीं, और आप जनता ठगी और भ्रष्टाचार के हाथ अपने महसूस करती चाहे करने की। चलिए, शहरयार जी की आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच पा रही, ऑडियो में कुछ डिस्टर्बेंस, एक बार फिर से चेक करते हैं। लेकिन एक लबू लुआब जो उनकी बात का समझ में आया वो ये है कि कहीं ये सिर्फ एक घोषणा बनकर न रह जाए, जनता ठगी न महसूस करें। लेकिन प्रकाश व्यास जी, पहल निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं काफी अपडेटेड वर्जन हो सकता है। हालांकि 3 चरणों में इस योजना को लागू करने की बात कही जा रही है। पहला चरण तो मंत्रालय से शुरू हो चुका है, लेकिन क्या इसके मायने ये निकाले जाएं कि अब जो पेंडेंसीज है फाइलों की वो खत्म होगी, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में आसानी होगी, या फिर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और भी देखने को मिल सकते हैं? प्रकाश जी। जी प्रकाश जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक जरूर चेक कर लें। एक बार म्यूट बटन चेक कर ले प्लीज। प्रकाश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आ रही आवाज? जी जी, आपकी बात रखें जी। जी प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही स्टूडियो से? चलिए, इनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अजय जी का मैं रुख कर लूंगा। अजय जी, विपक्ष के सवाल वही हैं, क्योंकि लगातार घोषणाएं होती हैं, योजनाएं आती हैं,
इसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम तकनीकी खामियों की बात करें, ऐसी जगह जहां जब इसे जिला स्तर में लागू किया जाएगा, जो कि इसका तीसरा चरण होगा, कई ऐसी तहसीलें हैं, कार्यालय हैं जहां पर ग्रामीण अंचल होता है, वहां से ये संचालित होते हैं, तो वहां पर कभी सर्वर की प्रॉब्लम तो कभी कुछ परेशानी आती है। तो क्या आप मानते हैं कि हमारा सिस्टम अभी इतना ज्यादा दृढ़ हो चुका है कि जब ई ऑफिस संचालित किया जाएगा तब ये स्थितियां वहां पर उत्पन्न नहीं होंगी? देखिए अमित जी, आपको कुछ मुख्य चीजें समझना पड़ेगा। कई बार सरकारी दस्तावेजों में ये पाया जाता है कि पुराने दस्तावेज नष्ट हो जाते हैं, या फिर पुराने दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी करके किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा उन दस्तावेजों को नष्ट करने के प्रयास किए जाते हैं। तो ये डिजिटाइजेशन का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि किसी भी तरह का कोई दस्तावेज हमारे सिस्टम से कभी गायब नहीं होगा, चाहे वो भूलेखा के दस्तावेज हो, चाहे अन्य सरकारी दस्तावेज हो, साथ ही चाहे कोई बिल हो, भुगतान हो, वो सभी ई बिल के माध्यम से पे होंगे। तो उनमें किसी तरह का हेर फेर करके या कोई पुराना हेर फेर करके दस्तावेज को गायब कर देना, जो कि एक आम परंपरा देखी जाती रही है, इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। तो ये चीजें समझना पड़ेगा कि हमें आधुनिक युग में जो साधन संसाधन मिल रहे हैं उनसे लाभ लेना चाहिए। जैसे तो जब मनरेगा में पूर्व में भुगतान होते थे तो नगद भुगतान होता था, तो ये माना जाता था कि जो संबंधित जिम्मेदार पंच, सरपंच या सचिव हैं वो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करके फर्जी दस्तखत करके भेज देते थे। लेकिन हमारी सरकार द्वारा जब खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर चालू किया गया, डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चालू हुआ और लोगों के जॉब कार्ड बनना चालू हुए, तो इन सब तमाम चीजों पर मुक्ति मिली। तो ये डिजिटलाइजेशन का उपयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के घपले घोटालों से मुक्ति मिल सके। और कांग्रेस के नेता तो जब कहीं कोई आग लगती थी या कुछ होता था तो कह देते थे भ्रष्टाचार के सबूत जला दिए। तो कांग्रेस को तो सबसे पहले स्वागत करना चाहिए कि अब ऐसे आग जलाने जैसा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। तो कांग्रेस पार्टी क्या कंफ्यूज है, कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं है कि उन्हें किस मुद्दे का विरोध करना है। अजय जी, मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो ग्रामीण अंचल है, जहां अक्सर हम देखते हैं कि बैंकों में भी सर्वर डाउन होता है, जब इन सर्वर में इतना ज्यादा लोड होगा फाइलों का, तो क्या हमारा सिस्टम इतना दृढ़ है कि ऐसे अंचलों में भी जो सेवा है वो बिना बाधित के सुचारू रूप से संचालित हो सके? अमित जी, भारत में और विशेष करके मध्य प्रदेश में कोई भी गांव वैसे नहीं बचे हैं जहां पर नेटवर्क की दिक्कत आता हो। प्रति माह राशन की जो बेनिफिट होते हैं वो थंब के माध्यम से मिलते हैं। खातों में जो बेनिफिट होते हैं, चाहे किसान कल्याण के हो, चाहे महिलाओं को मिलने वाली राशि हो, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो खातों से ई माध्यम से ही निकाले जाते हैं। तो सभी जगह नेटवर्क उपलब्ध है, यहाँ तक कि गांव-गांव में 2-2, 4-4 कियोस्क चलते हैं इस समय यहाँ, और एमपी ऑनलाइन की सुविधाएं अब गांव-गांव तक पहुंच गई हैं। तो ऐसे में ये चीजें तो हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। ये आज से 10-20 साल पुरानी बात होती थी कि नेटवर्क नहीं मिलेगा, गांव में सर्वर नहीं होगा। आज आप देखेंगे तो एक-एक गांव में स्मार्टफोन लिए हुए। चलिए, तो एक्सेसिबिलिटी सभी जगह होगी, कहीं पर इस तरह की परेशानियां नहीं आएंगी, ये बीजेपी कह रही है। प्रकाश जी का मैं रुख कर लेता हूं। प्रकाश जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरूर बताएं कि क्या सब कुछ इतना स्मूथली हो पाएगा जैसा कि सरकार दावा कर रही है, या कोई और पहलू भी है जिस पर विचार करने की आवश्यकता आप देखते हैं? जी प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? इनसे फिर से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, लगातार संपर्क करने की कोशिश करें प्रकाश जी से। शहरयार जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को तो पहले स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, कभी आग लग गई, दस्तावेज जल गए, फाइलें गुम हो गई, तो सबसे ज्यादा विरोध विपक्ष करता है जनता की आवाज बनकर। तो क्या अब मानते हैं कि जब ई ऑफिस आ जाएगा तब विरोध का कोई यहां पर विषय नहीं रह जाएगा, सब कुछ बहुत पारदर्शिता से हो जाएगा जैसा कि सरकार का दावा है? देखिए, मेरे मित्र अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि गांव-गांव में नेटवर्क पहुंच गया और ये सब चीज है। पिछले हफ्ते की बात बताऊं, मैं भोपाल से 30 किलोमीटर सीहोर जिले के बिल्किसगंज झागरिया अपने मित्र के साथ गया था। वो इंसिडेंटली वहां पर एक हमारे पंचायत के कर्मचारी जो ई डाटा इकट्ठा कर रहे थे, वो बैठे हुए थे वहां पर, और उनके पास पूरे गाँव के करीब 25-30 लोग खड़े थे अपना रिकॉर्ड उसका वेरिफिकेशन कराने के लिए, डिजिटल कराने के लिए। लगभग मैं वहां पर 1.25 घंटा रुका, लेकिन 1.25 घंटे में वहां पर उनके लैपटॉप में उनको नेटवर्क नहीं मिला। ये है शासन का, मध्य प्रदेश शासन का और इनकी भाजपा की झूठ की पोल खोलता हुआ कि 1.25 घंटे में वहां रुका, तो जब तक
वो 25-30 लोग अपने कामों को छोड़ के खेतों में सारे कामों को छोड़ के वहां थे कि ये आज आ गए हैं, तो फिर क्या मालूम कब आएंगे, हमारा रिकॉर्ड दुरुस्त होगा नहीं होगा। लेकिन बिल्किसगंज झागरिया के उस ग्राम में वो 1.25 घंटे कर्मचारी रहा, उसके जो टैबलेट था उसमें कहीं पर वो नेटवर्क का उसको वो नहीं मिला जिससे कि वो काम को आगे बढ़ा सकता। ये इनकी पोल खोलती। भोपाल से 30 किलोमीटर की बात है। प्रदेश और दूर अंचलों की और आदिवासी क्षेत्रों की बात तो आप छोड़ दें, ये हमारे मित्र अभी नए नए भाजपाई बने हैं, तो इनको अभी पूरी हकीकत जमीनी नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित ही इनको अभी वहां के गुणगान गाना है, तो ये झूठ भी परोसेंगे और सब अपने नंबर को गेन करने के लिए इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि भ्रष्टाचार के बलि चढ़े हैं ये सारे डिजिटलाइजेशन के इनके प्रोग्राम। हकीकत मेरे मित्र बोल रहे थे जो हमारे किसानों के खातों में पैसा जा रहा है, वो किसान, अरे वो बिचौलियों के बीच में देखिए उनके पास हकीकत में कितना जा रहा है। अगर आपने डाटा 1000 का दिया है तो उसमें से 800 लोग के पास जा रहा है, 200 का पॉइंट अभी भी भ्रष्टाचार के चढ़ रहा है। आप भ्रष्टाचार को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, यहाँ तो एक हवलदार करोड़ों अरबों रुपए का निकल रहा है। आपके यहाँ तो विकास हो रहा है, तो भाजपा के नेताओं का हो रहा है, विकास हो रहा है तो भ्रष्ट अधिकारियों का हो रहा है। चलिए ठीक है, प्रकाश जी का रुक कर लेता हूँ। प्रकाश जी, क्या आप मानते हैं कि विकास की एक नई इबारत ई ऑफिस सिस्टम लिख सकते हैं, या कोई दूसरा पहलू भी है जिस पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा लेकिन आगे इसके परिणाम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? प्रकाश जी। कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत संभावना है होने की, क्योंकि भारत अभी भी उतना बड़ा देश नहीं बना है जहां पे हम टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है जी। 5G की बात करें, 5G आने के बाद जहां तक भी हमारे कांग्रेस के जो साथी उन्होंने बताया किस तरह नेटवर्क की प्रॉब्लम छोटे अंचलों में दूरस्थ जगह पर है, जहां पर ये सब ई फाइलिंग, ई ऑफिस बहुत मुश्किल काम है। एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि नेटवर्क की, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास स्किल वर्कर नहीं है, स्किल एम्प्लॉयज नहीं है जो इस काम को बखूबी कर सके। तो ये सब चीजें होने में घोषणा अच्छी लगती है, चीजें अच्छी भी है, लेकिन जिस तरह से आप केवल बात करें बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले, बैंकिंग सेक्टर में आए दिन सर्वर डाउन होता है, लाखों लोग परेशान होते रहते हैं। व्यवस्था अच्छी हो गई है, काम फास्ट हो गए हैं, लोगों को सुविधा भी मिल रही है, लेकिन वो एश्योरेंस नहीं मिल पाता है कि यदि हम ये बैंक में कर रहे हैं या किसी और जगह जहां पर ई ऑफिस पहले से शुरू हो चुका है वहां पे परसेंट पे सक्सेसफुल रहा है, उस रेशो को भी हमारे बीजेपी साथी को या बीजेपी पार्टी को देखना होगा, क्योंकि सफलता की गारंटी कितने प्रतिशत जाती है, 60% तक जाती है तो मानेंगे कि ये चीज अच्छी हो रही है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं मुश्किल से हमारी 10 से 20% पॉपुलेशन इस चीज का फायदा उठा पा रही है। जी अमित जी। चलिए, इन दोनों ही बातों पे मैं अजय जी से जवाब लूंगा। अजय जी, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं कि जैसे कि हमने भी पहले कहा कि सर्वर की प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि विपक्षी पार्टी भी कह रही है कि उनके साथ भी ऐसे अनुभव हुए हैं। दूसरी बात, जो इस पूरी प्रक्रिया को संचालित करेंगे, हम टेक्नीशियंस की बात करें, अधिकारियों की बात करें, तो क्या हमारे पास वर्तमान में इतना स्किल्ड मैन पावर है जो इस पूरी प्रक्रिया को बखूबी अंजाम दे सके, कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय यह है? देखिए, हमारे बीच में जो वरिष्ठ पत्रकार जो सुझाव दे रहे हैं और अन्य भी जो सुझाव आएंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे और सुझावों को भी कहीं ना कहीं सिस्टम में लाएंगे ताकि जो विसंगतियां हो वो दूर हो सकें। लेकिन कांग्रेस के नेता केवल उल जलूल बात करते हैं, इन्हें जमीनी सच्चाइयों का अता ही पता नहीं है। मैं आपको तथ्यों के साथ बताता हूँ। मध्य प्रदेश में 44,000 प्राथमिक सहकारी समितियां हैं जिनके माध्यम से किसानों को खाद बीज मिलते हैं, और सभी 44,000 सोसाइटियां इस समय ऑनलाइन हैं। वहां किसी तरह का ऑफलाइन कोई कारोबार नहीं होता है जी। तो ये कांग्रेस के नेताओं के झूठ की कलई खुलती है, जो कांग्रेस के नेताओं का मुंह काला करती है, जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में नेटवर्क नहीं होता है। आऊंगा शहरयार जी, निश्चिंत रहे, आपसे जवाब जरूर लूंगा इस पर मैं। जी शहरयार जी, मैं आऊंगा, आपका रुख जरूर करूंगा, निश्चिंत रहे। अजय जी, आपकी बात पूरी करें। जी अजय जी। देखिए डिबेट में कुतर्क ना करें, अपने समय पर जवाब दें तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की सभी 23,000 ग्राम पंचायतें इस समय ऑनलाइन सर्वर के माध्यम से काम करती हैं, चाहे उनमें मनरेगा के भुगतान हो, चाहे सरकार की योजनाओं के भुगतान हो, उनमें सिवाय ई भुगतान के कोई अतिरिक्त तरीका ही नहीं है। ये सभी मध्य प्रदेश के, और कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि 1000 में से 800 भ्रष्टाचार होता है। तो मध्य प्रदेश का कोई सूची है आपके पास? कहीं जारी करी आपने कि किसको नहीं मिल रहा है बेनिफिट? आज तक मैंने तो कांग्रेस के किसी नेता के पास कोई सूची नहीं देखी कि किसी का नाम बेनिफिशियरी में हो और उसको
को बेनिफिट ना मिला हो। आपके पास 10-20 कार्यकर्ता तो बचे होंगे ना किसी गांव में, वहां की सूची लेके आते। तो कांग्रेस के नेता केवल झूठ और भ्रम फैलाते हैं। तकनीक हमेशा लाभ देती है और लूप होल्स को कम करती है, और तकनीक का उपयोग करके काम को तीव्र गति से किया जाता है और जनता को योजनाओं का लाभ मिलता है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो राजीव गांधी के कंप्यूटर लाने का ढोल पीटती है और आज ये तकनीक का विरोध कर रही है। कांग्रेस को पता ही नहीं कि क्या करना है। कांग्रेस पार्टी इतनी अप्रासंगिक हो गई है कि ना तो इन्हें जवाब ले लेते हैं इस पर। शहरयार जी जवाब दें, क्या इस योजना का विरोध है या विसंगतियों को लेकर संशय है? शहरयार जी। अरे शर्म आना चाहिए आपको कि आप अपना ईमान बेच के अगर भाजपा में गए हो। राजीव गांधी की ठीक है, विषय पर हम बात करें, विषय पर बात करेंगे हम। जो भाजपा के नेता लोकसभा ने चलने दी। शहरयार जी, क्या मानते हैं ये जो ई फाइल योजना है, ई ऑफिस योजना है, भाजपा के नहीं बन सकते, ये साफ जाहिर है जी। ठीक है शहरयार जी, जवाब दीजिए, योजना क्या जल्दबाजी में लागू की गई? आपको नारी सम्मान के नाम पे जो शिवराज जी ने महिलाओं को के साथ 3000 का वादा करा था, वो ठगा। विषय पर शहरयार जी मैं फिर से निवेदन करूंगा, विषय पर आपसे जवाब लें, क्योंकि समय की बाध्यता से हम बंधे हुए हैं, इसलिए विषय पर हम बात करेंगे। शहरयार जी, क्या मानते हैं ई ऑफिस योजना निश्चित तौर पर कोई बदलाव लाएगी मध्य प्रदेश में? दे रहे हैं क्या नारी सम्मान? शहरयार जी, क्या इस योजना से जनता का लाभ होगा देखते हैं, या कोई लूप होल्स आप देखते हैं इसमें हैं? जी ठीक है अजय जी, मैं करूंगा आपका फिर से। आप मूलभूत सुविधाएं जी डिजिटलाइजेशन से पहले अगर बेसिक सुविधाओं का विस्तार नहीं करेंगे गांव-गांव दूर अंचलों तक, जब तक कोई ई ऑफिस और बी ऑफिस नहीं चला सकते। ये सिर्फ कहने सुनने के लिए, राजधानी में प्रेस से बात करने के लिए तो बहुत अच्छा है, बड़ी बड़ी हेडिंगें बनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन धरातल पे, जमीनी धरातल पे ये है कि जो महिलाओं को लाडली बहना योजना के 3000 रुपए मिल रहे थे, आज तक नहीं मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो चुनिंदा 1 करोड़ 10 लाख में से आप डाटा उठा के देख लीजिए सरकारी खाते से कितने के खाते में जा रहे हैं। मात्र 20% लोगों के, 20% महिलाओं के, ये प्रूफ दे दे। तो आप मानते हैं कि ये योजना पूरी नहीं हो पाएगी जो सरकार दावा कर रही है? शहरयार जी ये कहना चाहते हैं संक्षिप्त में? 500 करोड़ का कर्जा ले लिया, लेकिन वो कर्जा, चलिए विषयांतर हम नहीं करना चाहते। प्रकाश जी का मैं रुख कर लेता हूँ। प्रकाश जी, अभी सिर्फ इस योजना का पहला चरण लागू हुआ है, 2 चरण कब लागू होंगे इसकी कोई समय सीमा भी नहीं बताई गई है, लेकिन सरकार की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए कि ये योजना सिर्फ कागजों में ना हो, धरातल पर इसका असर हो और जनता को इसका लाभ मिल पाए? जी अमित जी, इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे हमारे अजय जी बता रहे थे कि पेमेंट की व्यवस्था पंचायत स्तरों पर कितनी तरीके से लागू हुई है, उस बात से मैं सहमत, लेकिन केवल टेक्नोलॉजी ई पेमेंट तक सीमित नहीं है जी। अजय जी, हमारी टेक्नोलॉजी ई पेमेंट से आगे यदि ई ऑफिस में जा रही है तो ई फाइल्स जो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, इतना बरसों पुराना जो कागजों पे चल रहा है उसका कंप्यूटराइज करना और उसको तरीके से लागू करना, वो बहुत लंबे समय का बहुत स्किलफुल काम है। दूसरा ई टेंडर्स में आप देखें कितनी सारी विसंगतियां हमारे सामने आती है और उसको लेकर कई परेशानियां हमारे सामने खड़ी हुई है जिसका आज तक समाधान नहीं निकल पाया। इस तरह जब ई ऑफिस हम शुरू करेंगे जो जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर तक जाएगा तो उसमें समय भी ज्यादा लगेगा और टेक्नोलॉजी को लोगों को फ्रेंडली होने के लिए ट्रेंड होना भी जरूरी है। मैं नहीं समझता हूं कि हमारा आज सरकारी महकमा, सरकारी कर्मचारी इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ है, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ेगी और वो समय भी लेगा और ट्रेनिंग के बाद बहुत सारी विसंगतियां भी उजागर होगी, उनको दूर भी करना पड़ेगा। जी अमित जी। प्रकाश जी, ये तो बात हुई शहरी क्षेत्रों की, लेकिन जहां ग्रामीण अंचलों की बात है, जहां बार बार ये कहा जाता है कि वहां पर प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ कैसे पहुंचेगा, जो जनमानस है उन्हें किस तरह की इसकी जानकारी होगी, इसके लिए क्या कदम आप देखते उठाने चाहिए धरातल पर, जमीन पर? मेरे ख्याल से हमें स्कूल कॉलेज से ही ये चीजें आरंभ कर देना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, खासकर मुख्यमंत्री सीएम स्कूल से या जो सरकारी स्कूल से वहां पर इसकी ट्रेनिंग अभी देना चाहिए। जो भी हम कर्मचारी लेते हैं मेंटली उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आने वाला वक्त डिजिटाइजेशन का है, उसके लिए उनको अभी से ही अपनी प्रिपरेशन रखना पड़ेगी। ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा तो इस और पहले से ही अग्रसित होकर काम करने के लिए तैयार हो। जी अमित जी, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी ये चिंता जाहिर की है कि पहले बुनियादी ढांचे को, यानी कि जो बेस है उसे आप मजबूत करें, उसके बाद हम पूरी प्रक्रिया का पालन करें, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक बदलाव इस दिशा में आ सकता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस विषय पर चर्चा करने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।